हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमरदीप और आप इस वक्त देख रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। जो लोग आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप पिछले वीडियोस को अटेंड कर सकते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं 6-7 से हमने पढ़ा है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। क्या है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। According to Newton's third law of motion, to every action there is an equal and opposite reaction. So, according to Newton's third law of motion, to every action there is an equal and opposite reaction. अब इसका मतलब क्या है? To every action there is an equal and opposite reaction. मतलब हम जब भी एक्शन में किसी भी चीज के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स उस ऑब्जेक्ट के द्वारा हमारे ऊपर भी लगता है। जी हाँ, ठीक है। हर एक एक्शन के पीछे जब हम लोग कोई भी एक्शन करते हैं, जो फोर्स लगाते हैं एक्शन में, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, इक्वल फोर्स हम पे भी लग रहा होता है उस समय। जैसे कि मान लेते हैं एक रिकॉइलिंग ऑफ गन है। रिकॉइलिंग ऑफ गन ये कैसे काम करता है? जब भी हम लोग गन से बुलेट को फायर किया करते हैं तो हम क्या करते हैं, ट्रिगर की मदद से बुलेट पे एक फोर्स लगाते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जिसके मदद से वो गन के नोजल से बाहर की तरफ निकलता है। लेकिन जैसे ही वो जो बुलेट जब जिस वक्त नोजल से बाहर की तरफ निकल रहा होता है, जैसे उस पे फोर्स लगाया जाता है ट्रिगर के तरफ से, सेम अमाउंट ऑफ इक्वल फोर्स बुलेट के द्वारा भी ट्रिगर पे लगाया जाता है। मतलब कि जब ट्रिगर पे लगा रहा है, मतलब कि सारा फोर्स किस पे लग रहा है? गन पे लग रहा है, जिसकी वजह से एक बैकवर्ड जर्क हमको मिलता है शोल्डर पे। किस कारण? इसी प्रोसेस को हम लोग रिकॉइलिंग ऑफ गन कहते हैं। तो यहां पे हो क्या रहा है, ट्रिगर के द्वारा जो फोर्स हम बुलेट पे लगा रहे हैं, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स बुलेट के द्वारा भी एक्सर्ट किया जा रहा है वापस गन के ऊपर। तो इसी को हम बोलते हैं इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे कि हम स्विम करते हैं, हम स्विम क्यों कर पाते हैं? ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जब हम एक स्विमिंग करने के लिए जब हम लोग अपने आर्म्स को स्विंग करते हैं तो उस समय क्या होता है, हम एक फोर्स लगा रहे होते हैं वाटर को बैकवर्ड की तरफ। वाटर की तरफ हम एक फोर्स लगाते हैं बैकवर्ड की तरफ, और वाटर के द्वारा एक फोर्स सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट किया जाता है हमें आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करने के लिए। सिंपल सा है कि जब हम लोग एक अमाउंट ऑफ फोर्स से वाटर को बैकवर्ड की तरफ फोर्स लगाते हैं तो वाटर के द्वारा सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट किया जाता है हमारे ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसी प्रोसेस के कारण हम इजीली स्विम कर पाते हैं। रॉकेट क्यों लॉन्च कर पाते हैं? रॉकेट, जेट एयरवेज किस तरीके से हवा में उड़ पाते हैं इतना स्पीडली? क्यों? जब रॉकेट या जेट एयरवेज के इंजन में जब फ्यूल बर्न करता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ हॉट गैसेस आर एक्सर्टेड फ्रॉम द नोजल्स। उसके नोजल से बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ हॉट गैस विथ हाई फोर्स के साथ एक्सर्ट के बाहर की तरफ निकलते हैं, और वो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से जेट एयरप्लेन्स या रॉकेट्स के ऊपर एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाता है। तो नोजल से जो पीछे की तरफ जो फोर्स निकलता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे की तरफ जा रहा है। तो उसी से जब गैस के द्वारा जो सेम अमाउंट ऑफ इक्वल फोर्स को एक्सर्ट किया जाता है रॉकेट के ऊपर, तो वो रॉकेट की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में उड़ने लगता है। सेम बहुत सारे इस तरीके के एग्जांपल्स हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। रोइंग में जब हम लोग रोइंग में भी सेम जिस तरह स्विमिंग में है उस तरह से रोइंग में भी जब हम लोग बोट को रो करते हैं तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, रोइंग की मदद से वो हम लोग वाटर पे एक फोर्स लगाते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिसके कारण वाटर उस बोट के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आप देखे होंगे जब शिप से हम लोग उतरते हैं या बड़े बड़े बोट से जब उतरा जाता है तो जैसे ही बोट किनारे पे आता है तो उसको सबसे पहले किनारे पे टाई किया जाता है रोप की मदद से। क्यों किया जाता है? जब हम लोग उतरते हैं बोट से तो हम लोग एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, उतरने के लिए एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं बोट पे, और बोट हमको फिर फोर्स एक्सर्ट करता है आगे।
लेकिन अगर उसको टाई नहीं किया जाएगा तो अगर हम उस पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो वो पीछे की तरफ आ जाएगा बोट और हम इससे गिर सकते हैं। इसीलिए पहले उसको बोट को टाई किया जाता है ताकि किसी के फोर्स से बोट पीछे की तरफ ना आ जाए और हम लोग इजीली बोट से उतर पाते हैं। तो ये सब कुछ एप्लीकेशन थे जहां पे हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में सीखे कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को कहां कहां अप्लाई किया जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, if in the absence of external force, the total momentum of the system will remain constant. In the absence of external force, the total momentum of the system will remain constant. इसका मतलब मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट है A और एक ऑब्जेक्ट है B, मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u and u1 एंड u2, दोनों इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 से मूव कर रहा है। तो कुछ समय के बाद मान लेते हैं यहां पे u1 इज ग्रेटर देन u2, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ B। तो कुछ देर के बाद क्या होगा, इन दोनों में कोलाइजन होगा, दोनों का इस तरह डायरेक्शन है, डायरेक्शन एक ही है दोनों का मान लेते हैं। तो कुछ देर के बाद दोनों के बीच में क्या होगा, कोलाइजन होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है और u1 इज ग्रेटर देन u2। तो दोनों के बीच में जब कोलाइड होगा A और B हो गया और कोलाइजन में क्या होगा, ये कुछ फोर्स इस पे एक्सर्ट करेगा, ये कुछ फोर्स इस पे एक्सर्ट करेगा और जाहिर सी बात है क्योंकि हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा है तो B भी कुछ फोर्स इस पे एक्सर्ट करेगा और दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होगा, इक्वल होगा, है कि नहीं? क्योंकि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जो फोर्स A B पे लगाएगा, सेम अमाउंट ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स B भी A पे लगाने वाला है। लेकिन इनके बीच में जब कोलाइजन होता है और कोलाइजन के बाद जो ये A है, A का फाइनल वेलोसिटी v1 हो जाता है और B का फाइनल वेलोसिटी v2 हो जाता है। कहना यहां पे ये चाहता है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कह रहा है कि पहले जो मोमेंटम होगा वो कोलाइजन के बाद के मोमेंटम के बिल्कुल इक्वल होगा। मतलब इसका मास अगर m1 है, इसका मास अगर m2 है, तो मोमेंटम ऑफ A कितना हो जाएगा, m1 u1, मोमेंटम ऑफ B कितना हो जाएगा, m2 u2 विल बी इक्वल्स टू मोमेंटम इसका तो m1 ही रहेगा, इसका भी m2 रहेगा मास, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स, इस पे और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया जा रहा है, बस A B के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है, तो यहां पे इफ इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम will remain constant. The total momentum of the system will remain constant. पहले जो कोलाइजन से पहले जो मोमेंटम था वो कोलाइजन के बाद के मोमेंटम के इक्वल हो गया। तो इसी को हम लोग, इसी स्टेटमेंट को हम लोग प्रूफ करेंगे, एक इसी मेथड को, इसी एग्जांपल को लेते हुए हम लोग इस डेरिवेशन को प्रूफ करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं। तो मान लेते हैं यही ऑब्जेक्ट A है, ऑब्जेक्ट B है, जिसका मास m1 है और B का मास m2 है, इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड B का इनिशियल वेलोसिटी u2, where u1 is greater than u2। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ A, इनिशियल मोमेंटम ऑफ A क्या हो जाएगा, m1 u1, ठीक है। उसी तरीके से इनिशियल मोमेंटम will be of B क्या हो जाएगा, m2 u2, ठीक है। तो यहां पे अगर हम टोटल मोमेंटम की बात करें, टोटल मोमेंटम रहने दीजिए आगे, ठीक है। तो अगर हम फाइनल मोमेंटम की बात करें, फाइनल मोमेंटम ऑफ mv1 क्या हो जाएगा, m1 v1 और इनिशियल मोमेंटम ऑफ A है यहां पे और फाइनल मोमेंटम m2
v2 ऑफ b। b का फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा m2 v2। ठीक है, तो अब यहां पे हम लोग अगर देखें तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए के मोमेंटम में क्या चेंजेस आया, तो देखते हैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए के मोमेंटम में क्या चेंज आ रहा है, तो यहां पे m1v1 माइनस m1v1 माइनस m1u1 ये हो जाएगा, है कि नहीं। अगर हम इसी में रेट लगा दें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब समय के साथ रेट ऑफ चेंज मोमेंटम ऑफ ए में समय के साथ क्या चेंजेस आ रहा है, डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, तो यही फोर्स है, इतना ही हम लोग क्या पढ़े, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो हम ये बोल सकते हैं विच इज इक्वल्स टू एफ ए बी विच इज इक्वल्स टू m1v1 माइनस m1u1 बाई टी, ये v है। ये बोल सकते हैं एफ ए बी इज इक्वल्स टू, मतलब एफ ए बी का मतलब फोर्स exerted by A on B, force exerted by A on B। ठीक है, तो फोर्स एफ ए बी क्या हो गया, m1v1 माइनस m1u1 बाई टी। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, तो फाइनल मोमेंटम ऑफ B, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, अब हम लोग को पता चल ही गया है। तो अगर हम लोग फाइनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम P लिख देते हैं फॉर ऑफ B, कितना हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम B, तो m2v2 B के लिखा m2v2 माइनस m2u2, ये क्या हो जाएगा m2v2 माइनस m2u2 बाई टी। ठीक है, समझ पा रहे होंगे, क्योंकि रेट के साथ था तो टाइम से हम लोग डिवाइड कर दिए। अब ये जो फोर्स है वो क्या है, एफ बी के द्वारा ए पे लगाया जा रहा है, ऑपोजिट फोर्स। तो यहां पे ये फोर्स कैसा है, एफ बी ए, लेकिन ये फोर्स कैसा है, नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव फोर्स, ये फोर्स नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि ऑपोजिट लगा रहा है ना, तो इसको हम लोग डायरेक्शन में समझ लेते हैं। तो एफ ए बी इज इक्वल्स टू m2v2 माइनस m2u2 बाई टी। जैसा कि हम जानते हैं एफ बी ए है, यहां पे ये एफ बी ए है, तो एफ ए बी इज इक्वल्स टू एफ बी ए इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो इसको हम लोग ऐसे जान सकते हैं, एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए। यहां पे माइनस क्यों लगाए, क्योंकि एफ बी ए का डायरेक्शन ऑपोजिट है। जैसे कि ये जो ऑब्जेक्ट था ए, बी पे इस तरफ फोर्स लगा रहा है, लेकिन बी जो है ए पे इस तरीके से फोर्स लगा रहा है, तो इसके द्वारा जो फोर्स है वो एफ ए बी हो गया, और बी के द्वारा जो फोर्स लगा रहा है वो क्या हो रहा है, एफ बी ए हो गया। समझ में आ रहा है। अब दोनों वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देते हैं। तो दोनों वैल्यूज को जब हम लोग पुट करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, एफ ए बी का वैल्यू है, यहां से m1 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, नहीं भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रहने देते हैं। ठीक है, तो m1v1 माइनस m1u1 बाई टी इज इक्वल्स टू m2v2 माइनस m2u2 बाई टी। तो दोनों साइड से टी हमारा कैंसिल हो जाएगा। ओ एक मिनट, यहां पे हमने माइनस छोड़ दिया, ये माइनस होगा यहां पे, समझे, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तो अब माइनस से उधर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1v1, टी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो टी तो हम लोग कैंसिल कर ही सकते हैं। तो m1v1 माइनस m1u1 इज इक्वल्स टू माइनस m2v2 माइनस इंटू माइनस प्लस m2u2। अब क्या करते हैं, तो अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, u वाले को एक तरफ ले आते हैं और v वाले को एक तरफ ले आते हैं।
तो यहाँ पे देखते हैं m1 u1 यहाँ पे है नेगेटिव में, इसको उस तरफ भेज देंगे, और m2 v2 यहाँ पे नेगेटिव में है, इसको इस तरफ ले आएंगे। तो ये क्या हो जाता है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m2 v2 इधर आके क्या हो गया प्लस m2 v2, और ये m1 u1 उधर जाके क्या हो गया प्लस, तो m1 u1 प्लस m2 u2। इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 is equals to m1 v1 plus m2 v2। यही तो था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल इक्वल्स टू द सम ऑफ द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। मतलब पहले बिफोर कोलाइजन जो मोमेंटम था दोनों बॉडीज का विल बी इक्वल्स टू द मोमेंटम ऑफ द बॉडी आफ्टर कोलाइजन। बिफोर कोलाइजन और आफ्टर कोलाइजन दोनों में मोमेंटम क्या हो गया कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं किया। यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इफ in the absence of external force the total momentum of the system will remain constant। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो 2 मार्क्स में हो या डिराइव करने के लिए 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ दे, बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो आपको इस पे कमांड करना बहुत ही जरूरी है। किसी भी अगर आपको इस पे और भी किसी तरह का डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। आज के क्लास में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो।